हाय गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। चलिए बारी आज के सास बहू और सेंसेक्स की। मंगलवार का दिन है और मंगलवार के दिन अपन पुणे जाते हैं। राजेश सातपुते.com के श्री राजेश सातपुते साहब स्क्रीन पे रेडी हैं। भाई साहब गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बस आता हूँ, पहले निफ्टी मैप कर लेंगे। एम्फी के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के जुलाई डेटा आपकी स्क्रीन पर मंथ ऑन मंथ आंकड़े हैं। लार्ज कैप्स में आउटफ्लो हुआ है 1322 करोड़ का, और इससे पहले जून मंथ में दरअसल इनफ्लोज थे। पैसा आया था लार्ज कैप्स में तकरीबन 2100 करोड़ का, तो इस बार बाहर चला गया है। हाँ, ये सिर्फ लार्ज कैप्स तक की स्टोरी रिस्ट्रिक्टेड है। मिड कैप्स में लार्जली फंड्स इंटैक्ट हैं, इनफ्लोज इंटैक्ट हैं। 6100 करोड़ पे पिछले मंथ आए थे, 6200 करोड़ पे जून मंथ में आए थे, तो मोटा मोटी इंटैक्ट। फ्लोज इंप्रूव हुए स्मॉल कैप्स में। हमने ब्रॉडर मार्केट्स को ऑफ लेट आउट परफॉर्म होते हुए देखा भी है। 5600 करोड़ रुपए के इनफ्लोज आए थे स्मॉल कैप फंड्स में जून में। 7700 7800 करोड़ रुपए के आसपास के इनफ्लोज इस बार आते हुए। तो मंथ ऑन मंथ लार्ज कैप्स में इनफ्लो की जगह आउटफ्लो हो गया। मिड कैप जस के तस ऑलमोस्ट नजर आएंगे। स्मॉल कैप के फ्लोज इंप्रूव होते हुए आपको दिखेंगे। गोल्ड ईटीएफ के इनफ्लोज कूल ऑफ हुए हैं। पिछली बार जब मैं डेटा प्रेजेंट कर रहा था, दिखाया था कुछ मंथ के बाद, तो वापस वो 3500 करोड़ रुपए के आसपास जून में इनफ्लोज आए थे। इस बार रिड्यूस हुए 1500-1600 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग गोल्ड ईटीएफ में होती हुई। खैर, इसको मैं डिटेल में प्रेजेंट करूंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन अपफ्रंट क्योंकि नंबर्स स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे थे, मैंने कहा उसको एड्रेस तो कर ही दूं। खैर, सास वो सेंसेक्स की बैकएंड टीम तक अगर रीच आउट करना है, जो तरीके हैं वो स्क्रीन पर हैं। व्हाट्सएप है, ईमेल आईडी है। अगर आप सोशल मीडिया एक्स पे सवाल पूछना चाहते हैं, ट्विटर पे, तो उसके लिए वो हैशटैग का इस्तेमाल कर लीजिएगा। वो हैशटैग भी स्क्रीन पे नजर आएगा। जहां तक ऑन द शो की बात है, हम कई सारे स्टॉक्स पे जिन पे चर्चा कर रहे होंगे वो सब ओएनजीसी, टाटा मोटर्स, पैसेंजर व्हीकल्स, इरीडा, पीवीआर आइनॉक्स, प्लेट फ्लिप होगी। तो बाकी के जो क्वेरीज हैं आज एड्रेस करने वाली आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी। एमआरएफ के नीचे नंबर्स फ्लैश होते हुए मुनाफा तकरीबन 40 करोड़ रुपए साल दर साल घटता हुआ आपको नजर आएगा। स्टॉक पौने एकदम से दबाव में आया है। हालांकि सतपुते साहब जैसे बाजार के दिग्गज जो एमआरएफ के डिविडेंड नंबर पे खास तौर पे नजर रखते हैं, वो थोड़ी देर में नंबर आ रहा होगा, 3 रुपये आएगा मेरे ख्याल से डिविडेंड। लेकिन बाकी की डिटेल्स अभी मुनाफे के अलावा कुछ फ्लैश नहीं हो रहा है। पर मेरे ख्याल से आय 9 या 10% के आसपास साल दर साल बढ़ी। मुनाफे पे दबाव आता हो, हाँ ये आय आ गई, मुनाफे पे दबाव है। मार्जिन आई एम श्योर टिकर टीम कैलकुलेट कर रही है, कुछ देर में आपके सामने आ जाएगा। पर अगर सब कुछ ठीक है तो इसका मतलब है सीधे सीधे मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन अच्छा खासा है, इसीलिए वो मुनाफे पे डेंट पड़ा है, जबकि आय 9-10% बढ़ी। खैर, ये है एमआरएफ के नंबर्स आपके लिए। लाइए मार्केट से एक बार क्विकली थोड़ा सा आज है वीकली एक्सपायरी डे निफ्टी का। हमने शुरुआत तो पस्त करी थी, बुरी नहीं थी शुरुआत, बुरा नहीं था गिफ्ट निफ्टी, क्योंकि क्यूज खराब थे आज के। हम काफी दिनों से रेंज में चल रहे हैं, लेकिन आज क्यूज खराब थे। जहां खुले वही कह लीजिए दिन के हाईज थे, 7-8 पॉइंट नीचे खुले थे शायद, और उसके बाद से संभले नहीं है। दिन के लोज के आसपास भारतीय बाजार, इस टिक्स जो आपकी स्क्रीन पे, दिन के लोज पे हम लोग इस समय कामकाज कर रहे हैं। और वजह है ओवरनाइट क्यूज खराब थे। हमारे लिए सबसे पहला कच्चा तेल, सुबह जो भाव दिख रहे थे 88 के नीचे, अभी तो 89 के आसपास होंगे और बढ़ गए। हमने छोड़ा था 84-85 के आसपास कल के ट्रेडिंग सेशन में, तो ये देखिए अब तो 90 की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पहला प्राइमरी रीजन। ये बढ़ रहा है तो यूएस की बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं। 4.7 सुबह दिखाया था, 4.72 हो गया। लीजिए आपकी स्क्रीन पे 4.72, 4.73, तो बड़ी दिक्कत वाला माहौल हो जाता है। तो ये दोनों क्यूज खराब है, और इसका खामियाजा पहला कौन झेलेगा? बैंक्स। पॉकेट अंडर परफॉर्म भी कर रही थी, बैंक्स दबाव में है। कल सरकारी ज्यादा पिट रहे थे, आज प्राइवेट की ज्यादा बारी है। अभी आऊंगा उस पर। बैंक्स के साथ फाइनेंशियल्स जोड़ दीजिए, एनबीएफसी का यूनिवर्स, वो दिक्कत में है। तो ये प्राइमरी पॉकेट्स हैं जो दबाव में आती हुई। हाँ, आज वो सुबह अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रहे थे हॉस्पिटल्स पे, जो ड्राफ्ट सामने आया है कि कैप करने की कीमतें कैसे कैप करी जाएंगी। आज हॉस्पिटल स्टॉक्स दबाव में आ गए, मेटल्स ठंडे पड़े हुए हैं।
हाँ, जो चल रहा है उसमें सिलेक्टिवली आईटी और सिलेक्टिवली फार्मास्यूटिकल्स, अदरवाइज ऐसा कोई खास पॉकेट चलने वाली है नहीं। तो मगर स्क्रीन खराब है। अच्छी बात यह है कि लार्जली लार्ज कैप्स पेन में, मिड कैप्स फिर भी 1/4% दबाव में, ब्रेथ बहुत ज़्यादा डिटोरिएट नहीं हुई है। 4:5 का रेशियो है। ये देखिए डिटोरिएशन शुरू हुआ है, वो बात अलग, देखते हैं कहाँ प्रोग्रेस करता है। एक टॉप आज सारे हैवी वेट्स, वो रिलायंस नहीं चल के दे रहा, लार्सन एंड टूब्रो दिक्कत में, भारती एयरटेल दिक्कत में, उधर बैंक्स में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई सब दिक्कत में नजर आएंगे आपको। तो काफी हैवी वेट्स भारी पड़ रहे हैं बाजार के लिए। खैर सतपाल साहब, निफ्टी पे व्यू क्या है भाई? गुड आफ्टरनून आशीष जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप मोटा मोटी देखें तो निफ्टी वहीं पे है। अगर पिछले 7 दिनों का आप ट्रेंड भी देखें तो निफ्टी क्या कर रहा है, 24,000 से ऑन द लोअर साइड और ऊपर में 24,650, मैक्सिमम 24,670। तो ये जो 200-250 पॉइंट है, मुझे लगता है यही रेंज रहेगा। और इसी रेंज में पूरा जो हम देख रहे हैं कि पूरा जो खेल है ऑप्शन राइटर का, वो इसी रेंज में चल रहा है। तो जब तक आइदर साइड कुछ मोमेंटम नहीं आएगा, आपको निफ्टी में क्लियर ट्रेंड नहीं मिलेगा। सो हम लोग तो इसे टेक्निकली हम लोग साइडवेज मार्केट कहते हैं। तो जब तक साइडवेज में एक दिन प्लस एक दिन माइनस होता रहेगा, तो 24,400 इंपॉर्टेंट रहेगा आज के लिए, और 24,600 650 निफ्टी में हायर साइड पे रेजिस्टेंस रहेगा। अभी भी टिकर टीम अपडेट कर रही है, एमआरएफ ने इस बार डिविडेंड नहीं दिया है, या एटलीस्ट अब तक तो अनाउंसमेंट नहीं आया है। खैर वो तो ऐसी मजाक वाली बात होती है, एमआरएफ डिविडेंड स्टॉक है भी नहीं, एमआरएफ ग्रोथ स्टॉक है। खैर लाइए सवाल जो आपके सिलसिले की शुरुआत करी जाए तो ऐसी टाइम निकल जाएगा। दिल्ली जाना है, मुंबई और फिर जागृति नगर, सब जगह जाना है। सबसे पहले दिल्ली से नीरू जी जुड़ती हुई। नीरू मैम हाय, गुड आफ्टरनून नीरू मैम। नीरू मैम कब से स्टॉक मार्केट में आप हो? हाय मैम। और पहला सवाल कौन सा? मैं करीब 20 साल से हूँ स्टॉक्स में। हाँ। और मेरा पहला स्टॉक है आईआरबी इंफ्रा। इसके मेरे पास 4800 शेयर हैं 32 रुपए के भाव से। और दूसरा पहले भी रखता हूँ, अभी 1 मिनट फुल फ्रेम पे डालिए नीरू मैम को। ये फ्रिज पे जो मैग्नेट्स लगे हैं, सारी कंट्रीज आप घुमाएं, ये वो वाले हैं क्या? यस, रिसेंटली वी हैव बीन टू यूरोप और यूएस भी हो चुके हैं, हम लोग घूम चुके हैं। बच्चे का वहां गए थे बाकू, तो उनकी कंट्रीब्यूशन है। और इंडिया में हम जहाँ भी घूमते हैं वो वाली कंट्रीब्यूशन। हाँ, तो उसमें वो जो गोवा है वो तो मैं और सतपति साहब भी घूमे हुए हैं, है ना सतपति साहब? ये आईआरबी सतपति साहब आईआरबी इंफ्रा ये दिक्कत में है, मेरे ख्याल से लोस के आसपास ट्रेड कर रहा है। और मुझे तो याद पड़ता है कहानी बहुत अच्छी हुआ करती थी जब तक 2023 तक, जब तक वो स्टॉक स्प्लिट नहीं आया था। उसके बाद तो आईआरबी इंफ्रा लद गए दिन इसके। मैम की खरीद काफी ऊपर की है, 32-33 की। क्या करना चाहिए स्टॉक में भाई साहब? अक्षय जी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। आईआरबी में ऐसा कोई स्टॉक्स आप कह सकते हैं कि चार्ट उतना कोई प्रॉमिसिंग नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि आप ये स्टॉप लॉस रखे, होल्ड रखे। यहाँ से ज्यादा 1-1.5 रुपए का उछाल भी आ सकता है, बट उससे ज्यादा उसमें स्ट्रेंथ या आप कह सकते हैं फायर मुझे नहीं लगता चार्ट पे। तो फॉर मी आई थिंक यू बेटर क्लोज योर पोजिशन। लॉस है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो मुनाफा बांधते हैं हम लोग। सो कहीं ना कहीं सामने प्रॉफिट लॉस भी बुक करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो चार्टिकली उतना प्रॉमिसिंग नहीं है। आई थिंक यू शुड क्लोज योर पोजीशन। एग्री, बिल्कुल प्रॉमिसिंग नहीं, मामला गड़बड़ाता ही जा रहा है। मैम एग्जिट करने के मौके ढूंढने आईआरबी इंफ्रा से। डिफिकल्ट कॉल होगा, काफी लॉसेस हैं, लेकिन लॉजिक यही कहता है। मुंबई से सरिता जी स्क्रीन पर। सरिता मैम हाय, गुड आफ्टरनून सरिता मैम। सरिता मैम आपका पहला सवाल आज के लिए। अरे विनीता मैम। गुड आफ्टरनून सर। हाय विनीता मैम। हाँ सर, मैंने टाटा मोटर्स ले रखा था। मर्जर होने के बाद में टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स का मूव हो गया, प्राइवेट व्हीकल्स सीखने हो गया, उसके बारे में जानना था। टाटा मोटर्स ले रखा था, दोनों है आपके पास? टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स और टाटा मोटर्स लिमिटेड दोनों है, ऐसा कह रहे हो आप? जी, स्प्लिट होने के बाद में प्राइवेट और मर्जर हो गया था ना, स्प्लिट होने के बाद में स्प्लिट हुआ तो टाटा मोटर्स व्हीकल्स भी आ गया और कमर्शियल व्हीकल भी हुआ, पीएमसी भी। बिल्कुल ठीक है। तो अभी सवाल क्या है, दोनों बने रहे कि नहीं बने रहे, ऐसा पूछूं क्या? जी, प्राइवेट व्हीकल्स में बने रहे या एग्जिट करें? पैसेंजर व्हीकल्स वाला में भाई टाटा मोटर्स पीवी, सत्य साहब इसके तो मेरे ख्याल से परसों नंबर्स भी आने हैं। बने रहना है स्टॉक में या नहीं बने रहना है?
आशीष जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा डिस्क्लोजर कि ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है और मेरी खरीद प्रोबेबली 320-330 के आसपास के रहेगी। सो द पॉइंट इज कि मुझे यहाँ पे थोड़ा कन्विक्शन आता है। कन्विक्शन लॉन्ग टर्म बेसिस पे आता है, ये नहीं कि मुझे मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म की बात करूँ। प्रोबेबली अगर आपका विजन होराइजन 1-2 साल का है तो आप इसमें बने रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको जो वैल्यूएशन का कंफर्ट मिलता है। बाकी काउंटर्स अगर आप देखें तो जो जैसे कि मारुति है 10,000, 12,000, तो टाटा मोटर 350 के आसपास है, तो ठीक है। यहाँ से ज्यादा कोई उछाल आप कह सकते कि डीप करेक्शन मुझे चार्ट पे तो नहीं लगता। 300 के आसपास का जो बॉटम है आशीष जी, आई थिंक वो एक सैक्रोसेंट बॉटम होगा। प्रोबेबली यहाँ से हम एक रिलीफ रैली देखेंगे जिसका टारगेट 400 के आसपास का होगा इनिशियली, जहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्त आपको देना पड़ेगा। हाँ, ओके, ये है टाटा मोटर्स पीवी व्यू। नागपुर जा रहा हूं जागृति मैम के पास। जागृति मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। मैम, आपका पहला सवाल कौन सा? सर मेरे पास तो 55 शेयर्स है कोरल हब के। अब वो हो गई वो इनएक्टिव हो गए, तो वो अराउंड 16,000 का मेरा अमाउंट है। इज देयर एनी वे आई कैन रिकवर इट? कोरल हब डीलिस्ट हो चुकी है। यस, तो वो क्या किया जाए? कंपनी को लिख के देखा एक बार आपने? कंपनी को उन्होंने लिख के कब तो डीलिस्ट हुई, मुझे आइडिया नहीं है कोरल हब का। अदरवाइज मुझे तो डीलिस्ट कोई होने वाली idea कंपनी नहीं एक था। विंडो देती है, एक विंडो एक बार देखना पड़ेगा। अब तो आपने एकदम से पूछ लिया, लिख के दिया होता तो मैं पढ़ के आता। कोरल हब कब हाँ। डीलिस्ट हुई थी? एक विंडो होगी आपकी, आपने शेयर सरेंडर करने के लिए। अगर वो विंडो फिर भी एग्जॉस्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, तो कंपनी को लिखें, ओके। कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। इसके अलावा सत्यदेव साहब इसमें मदद तो कर नहीं पाएंगे। और नहीं, सत्यदेव साहब, actually यही हमको तरीका है ना? कोई idea नहीं कोरल था। हब कब डीलिस्ट हुआ, आइडिया क्या है सत्यदेव साहब? कोरल नहीं आशीष जी, चार्ट तो नहीं, मेरे चार्ट पास है, तो तो क्या मैं सिर्फ है? चार्ट लास्ट में दिख डेट रहा है देख क्या? सकता हूँ। हाँ। लास्ट आशीष जी, इसका जो लास्ट डेट मुझे ट्रेडिंग का दिखता है वो है 26 जून 2012। अरे बाप, 2012 में डीलिस्ट हो गई थी। ये लास्ट ट्रेड है उसका। यस, यू आर राइट। कंपल्सरी डीलिस्टेड ऑन May 12, 2017। मेरे में ये दिखा रहा है एनएसई से। या ये तो बहुत टाइम हो गया। अब तो विंडो तो खत्म हो चुकी है। आपको फिर कंपनी को लिख के देखो एक बार, चिट्ठी पत्री। भले लोगों को तो Okay. कुछ हो जाए, पता नहीं। आप दूसरा सवाल। मेरे पास इरेडा के शेयर्स है 211 55 शेयर्स है। उसको होल्ड करूं कि मैं क्या करूं? 211 पे खरीदे हुए हैं, आधा यहाँ पे भी वाइप आउट हो गया। जागृति मैम, लिए क्यों थे? लंबी अवधि के लिए लिया था, ट्रेडिंग वेडिंग कर रही थी, फंस गया मामला। हाँ, नहीं, मुझे लगा कि रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत स्कोप दिख हाँ। रहा है इंडिया में, तो मे बी दैट इज व्हाट द रीजन आई वेंट फॉर दैट सेक्टर। नहीं, सही कह रहे हो। लिस्टिंग अब के बाद मुझे सबने यही कहानी बताई थी और खूब चला भी था स्टॉक, ऐसा नहीं, बहुत चला, पर अब धुल ही गया मामला। सत्यदेव साहब, क्या करें इरीडा? वो अभी भी वो लॉजिक तो बैठता है रिन्यूएबल एनर्जी, लेकिन ये स्टॉक अभी मेरी बाइंग से तो बहुत नीचे है। आशीष जी, बिल्कुल मुझे लगता है कि एक टाइम तक ये थोड़ा सा फैंसी हो गया था, हर एक को चाहिए था और वो वही था, सबको चाहिए तो सबको मिल गया। उसके बाद वो चला नहीं, और वहां से हमने जो करेक्शन देखा था वो करीबन आप कह सकते हैं इसका 200 मंथ्स, मैं क्या बात करूं, इट्स नॉट 200 डेज, 200 वीक्स, इट इज 200 मंथ्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आके ये बैठा है। और ये जो लेवल है वो है करीबन 112 का। करंटली इट इज एट 118। तो आप कह सकते हैं कि ये अपने बहुत बहुत बड़े इंपॉर्टेंट लेवल पे आके ये करेक्शन बैठा है। तो यहाँ से तो मुझे डाउन साइड नहीं लगता। हालांकि इसमें ये वक्त लग सकता है, प्रोबेबली 1 आध साल रखना पड़ेगा, तब जाके आप इसमें से एक रैली देख पाओगे। जस्ट फॉर द सेक ऑफ लेवल, पहला रेजिस्टेंस आता है आशीष जी इसका करीबन 140 से 150। 140 150 का लेवल अगर पास होता है तो फिर 185 200 का टारगेट अनफोल्ड होगा। और जैसे मैंने कहा, आपको स्टॉप लॉस रखना है 110 के नीचे, और ये लेवल्स को याद रखें। ये लेवल्स को याद रखिए। ठीक बात। नीरू मैम, अगला सवाल। मेरे पास 225 शेयर्स हैं पीवीआर आइनॉक्स के 1322 की बाइंग पे। क्या लगता है कब तक निकल पाऊंगी? कोई अच्छी पिक्चर आने दो। ये स्पाइडरमैन देखी क्या आपने? मैंने नहीं देखी, बच्चों ने देख ली, बट धुरंधर, मुझे लगा धुरंधर इसको खींच पाएगी, बट धुरंधर भी नहीं ले पाई इसको। एक धुरंधर से होगा नहीं, कई सारे धुरंधर लगेंगे इसके लिए। सतपुत्र तो साहब, दे दी। हाँ? दो तो आ गई सर। दो तो आ गई। स्पाइडरमैन भी अच्छी, कमा तो बहुत रहे हैं लोग, टिकट प्राइस बहुत महंगा है स्पाइडरमैन का। सतपुत्र साहब, पीवीआर आइनॉक्स क्या करें? 250 रुपए का नुकसान हो रहा है, कब चमकेगा ये? इसका बॉक्स ऑफिस कब खिलेगा?
आशीष जी देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू रख रहा हूँ, एक साल का व्यू रख रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप पीवीआर का चार्ट देखिए, यानी मैं मंथली चार्ट देख रहा हूँ कि हुआ क्या है इसमें। 2180 यानी 2200 का लेवल पकड़ो, 2200 के लेवल से यहाँ पे जो करेक्शन है वो 800 तक गया। तो इतना बड़ा करेक्शन होने के बाद यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आप एक वन लेग ऑफ बड़ा करेक्शन खत्म हो चुका है, तो यहाँ से एक रिलीफ मिलना चाहिए। इस रिलीफ रैली की शुरुआत ऑलरेडी हो चुका है। हमने देखा इस पिछले महीने कि ये जो पीवीआर था वो करीबन साढ़े 950 और 980 के रेंज से घूमा, और अभी ये करीबन 1200 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि 1200 से लेके 1100 इसका कंसोलिडेशन होगा, और इसके बाद ये फिर से स्ट्रेंथ दिखाएगा, जिसका रेजिस्टेंस सप्लाई पॉइंट होता है, हम लोग सप्लाई पॉइंट कहते हैं। सप्लाई पॉइंट है करीबन 1250 से लेके 1300। 1300 सरपास होता है तो फिर मुझे लगता है यहाँ पे बड़ी रैली मिलेगी 1400 प्लस तक। तो मोटा मोटी द पॉइंट इज, बॉटम लग गया है, स्टॉप लॉस होगा 1000। परफेक्ट है। अच्छा, विनीता मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास कुछ स्टील के शेयर्स हैं, 100 शेयर्स हैं, 240 के प्राइस के लिए है, वो काफी नीचे आ गया है, अभी क्या करूँ? ये भी जब आई थी सबसे से बड़ी प्रॉमिसिंग सी लगती थी। खैर, क्विक हील चर्चा में भी नहीं आता अब तो। ये क्विकली बताएं क्या करना चाहिए मैम को, 80 रुपए 90 रुपए का लॉस हो रहा है। आशीष जी देखिए, चार्ट उतना प्रॉमिसिंग नहीं है, और हमने आईटी में रैली देखी, लेकिन क्विकविल जो आप कह सकते हैं कि एक एंटीवायरस वाली कंपनी है, तो वहां पे उतना कोई स्पेशल ऐसा मैंने चार्ट पे देखा नहीं है। सो टेक्निकली तो मैं उतना कंफर्टेबल नहीं रहूंगा टू होल्ड माय पोजीशन। प्रोबेबली अगर करंट लेवल से एक उछाल मिले तो 175 180 तक का स्विंग मिल सकता है, जहां पे आपको एग्जिट लेनी है। स्टॉप लॉस करंटली 145 का होगा, सिर्फ 5 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है, दैट्स इट। हाँ, निकलना चाहिए। चलिए भाई, वैसे सतपाल साहब, वो ऑपरेशन सफेद सागर देख रहे हो क्या आप? हाँ देख रहा हूँ ना। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ। थर्ड एपिसोड पे आ गए। मैं आपसे आगे चल रहा हूँ, चौथे पांचवें पे हूँ। मजा आ रहा है, बहुत अच्छा बनाया है। देखिए आप सब। अच्छा खैर, एपिसोड है, हाँ। नीरू मैम, विनीता मैम, जागृति मैम, थैंक यू सो मच इस प्लेटफॉर्म पे अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए। और सतपते साहब, थैंक यू, बहुत बढ़िया तरीके से सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट अपडेट। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मार्केट तो खैर अभी दबाव में ही है। मुलाकात अगली होगी आधे घंटे बाद, तब रिव्यू कर लेंगे। तब हमारे साथ नोयर कंपनी में आज होंगे लेमन ट्री होटल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर साहब। तो होटल इंडस्ट्री के हालात, लेमन ट्री वो कंपनी है जो आए दिन नए नए मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट स्टिच कर रही है। इतना एग्रेसिव जा रहे हैं, तो आउटलुक है कैसा, प्लान्स हैं क्या, सब पे बातचीत करेंगे नीलेंद्र सिंह साहब से।